दोस्तों टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को चाय वाला करके बुला लिया है। हम भी चाय वाला चौकीदार करके ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी करके खुश होते हैं। मगर ये चाय कहने का है ना, ये इस देश को कब आया, कैसे आया, इस वक्त भारत में गरीबों का पसंदीदा चीज, इसका मूल कौन सा जगह था करके हम लोगों को पता है क्या? अब इस वक्त भारत में कई सारे वैरायटी के चाय पत्ती मिलते हैं, मगर इसका मूल स्थान कहाँ का है, वो भारत के करोड़ों लोगों के घरों को कैसे पहुंचा, इस बात को हमें पता चला तो हम सब आश्चर्य होंगे। अब चाय हमारे घरों को कैसे पहुंचा, उसको हम सब एडिक्ट किस तरह हुए, इस बात को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे टीटेल यूनिक चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चाय कहलाने की चीज पूरे भारत को घेरे हुए वो कितने बरस हुए हैं करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो बहुत वर्ष क्या हुए नहीं हैं, सिर्फ 150 वर्ष, इतना ही। बोले तो 100 वर्ष के पीछे ही हमारे गांव के लोग चाय पीते नहीं थे। इस वक्त चाय मिला नहीं तो बहुत सारे लोग, अब बचना ही बहुत मुश्किल है। इस प्रकार हमको घेर लिया है। करोड़ों लोगों को ये रोजगार दिलाया है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती होती है। दुनिया में ही बहुत ज्यादा चाय बनाने वाला देश भारत है। ये सब सिर्फ 100-150 साल में किस तरह साध्य हुआ, ये बात हमको समझ आना हो तो हम अंग्रेज के लोग भारत पर हुकूमत करने वाले दिनों को याद करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को पैर रखे बर यहाँ पर चाय का इस्तेमाल बहुत ही कम था। सिर्फ अमीर लोग, राजा महाराजाएं, उतना ही चाय को बहुत ही दुर्लभ कह के इस्तेमाल करते थे। वो चीना से हमारे देश को इंपोर्ट होता था। हमारे देश को छोड़ो, पूरे दुनिया में ही एक्सपोर्ट करने वाला चीना ही था। ये अंग्रेजों के आंखों में पड़ता है। वो तो व्यापार करने के लिए भारत को आए हुए लोग चाय के ऊपर की मार्केट को चीना के लोगों की मार्केट की अकड़ तोड़ने के लिए ही अंग्रेज के लोग निर्धारित करते हैं। उसके लिए साजिशें भी शुरू हुए। अपने वसाहतों को साध्य होने वाले सभी जगहों पर चाय जैसी चीज सब प्रदेशों में उत्पादन करना है, उसके बाद पैसा कमाना है करके अंग्रेज के लोग निर्धार करते हैं। चीना से चाय के पौधों को, बीजों को चोरी करके भारत, श्रीलंका जैसे देशों में उत्पादन करना शुरू किया। मगर लेकर आए सो चीना का माल ही ना। यहाँ पर वो पौधा होकर आने की बात तो दूर, मिट्टी पर कुछ भी हलचल हुआ ही नहीं। इस वक्त में आसाम प्रांत के व्यापारी मुनिराम देव कहलाने वाले व्यक्ति, कैटिश का व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस कहलाने वाले को आसाम प्रांत के जंगली लोग पीने वाले एक प्रकार की विचित्र चीज को दिखाते हैं। वहाँ के शिंगफो कहलाने वाले जंगली लोग जंगल के पेड़ की हरे पत्तियों को ले आकर सूरज की रोशनी पर सुखा के उसको 3 रात तक ठंडी हवा लगने देकर उसके बाद बॉम्बों में भरकर धुएं की ट्रीटमेंट देके उसके बाद खुशबू आने के बाद उन पत्तियों को उबालकर अपने तरीके से एक प्रकार की ड्रिंक बना के पीने वाले तरीके को देखा हुआ ब्रूस वो भी इसको चख के देखता है। नो डाउट ये तो चाय ही है। वो बिना रुके उसके सैंपल्स को लेकर और भी ज्यादा उसके ऊपर संशोधन करना शुरू करता है। ये सब हुए सो 1823 में। मगर ब्रूस अपने बचे हुए दिनों में इन जंगली लोगों के चाय के बारे में किन लोगों को भी पता ही नहीं हुआ। ब्रूस मरने के बाद उसका भाई चार्ल्स इसके ऊपर संशोधन आगे बढ़ाता है। ये आसाम के जंगली पेड़ के पौधों को कोलकाता के लैब में टेस्ट के लिए भेजता है। वहाँ पर ये चीना के चाय से भी ज्यादा अच्छा और बेहतरीन तरीके का चाय है करके पता लगता है। मगर दोनों चाय की क्वालिटी जुदा है, इसीलिए जंगली लोगों के इन पत्तियों को आसामिका करके नाम रखते हैं। पहले आसाम के दूसरे प्रांतों पर इनको उगाने की काम चालू होता है। उसके बाद दार्जिलिंग, कांगड़ा जैसे जगहों पर चाय को उगाना शुरू करते हैं। वो एकदम से उग जाता नहीं है। करीब 14 वर्षों तक अंग्रेज के लोग मेहनत करते हैं। हाँ, वो क्या मेहनत करते हैं, हमारे किसानों को परेशान करते हैं। अंग्रेज के लोग बताए हुए जगहों पर चाय कहलाने वाली वाणिज्य चीज को छोड़कर किसान दूसरे फसलों को नहीं उगाए, ऐसे नियम को लागू करवाते हैं अंग्रेज के लोग। अंग्रेजों के लालची दीवानापन कहलाने वाला फसल पूरे देश को, यहाँ के किसानों को कैसे बर्बाद किया। देश में सूखा और अकाल आने के लिए ये फसलें कैसे कारण बने। हमारे देश के लोग खाने के लिए तक बिना अनाज के भूखे पेट से मरे हुए उन काले दिनों को मैं आपको और एक वीडियो में बताता हूँ। अब चाय के विषय पर आते हैं। ऐसे 14 वर्षों तक परिश्रम के बाद भारत की जमीन पर सोने की फसल उग आई। आने वाले दिनों में अंग्रेज के लोग
चीना के लोगों पर रहने वाले चाय के ऊपर की घमंड को तोड़कर मार्केट पर अपना खुद का छाप बनाए। मगर बहुत सारा चाय को उगा दिया था ना, उसको क्या करना है, विदेश के मार्केट में बेच कर भी वो बच जाता था। इसीलिए भारत में ही मार्केट को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बात को मैं बताया तो आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर इस बात को दाखलों पर बताए हुए हमारे भारत के पूर्व प्रधानी पीवी नरसिंह राव, इसीलिए मैं भी इस पर विश्वास कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। उस वक्त में भारत के हर एक गांव पर चाय की कंपनी चाय की दुकानों को खोले हुए थे। ये भारत के लोगों को नया चीज है, इसीलिए लोगों को बुला बुला के फ्री में चाय को दिया जाता था, वो भी थोड़े बहुत वर्षों तक। इसको देखकर अंत में चाय की लत लगवा के उसके बाद हमसे बिना छोड़े जैसा हमारे जीवन का एक पार्ट बन के बैठा है करके इनसाइडर जैसा बायोग्राफी पर नरसिंह राव जी लिखते हैं। इस वक्त के हमारे चाय बोर्ड के मुताबिक आसाम में 49,293, नीलगिरी प्रांत में 64,213, दार्जिलिंग में 85 चाय की खेती है। 1850 से भी हमारे पास चाय की खेती बड़े प्रमाण पर उठ खड़े हुए हैं। इस चाय की विशेष बात क्या है कि कॉफी के जैसा ज्यादा दूध नहीं चाहिए, बहुत ही कम पैसों में बनाने जाने वाला ड्रिंक बोले तो ये सिर्फ चाय ही है। अब इसमें भी मिलावट हो रहे हैं, डुप्लीकेट चाय की पत्तियां यूज किया गया हुए चाय की पत्ती में पेड़ की छालों को पीसकर कौन कौन से कंपनी के नाम पर बिकाने वाले लोग बहुत हैं। ये सच होए तो भी चाय इस देश के गरीबों के मन पसंदीदा चीज है, ये बात झूठ नहीं है। हम लोगों को चाय से एडिट करे हुए अंग्रेजों से उनके ऊपर गुस्सा होना चाहिए या चाय के वजह से ही वो कितने लोगों के घर चल रहे हैं, ये सोच के खुश होना है क्या? इस बात को आप पे ही मैं छोड़ देता हूँ। एक मस्त चाय पी के आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। ये है दोस्तों चाय की कहानी। इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।